देखिए, यह क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ। हम किसी उंगली से यहाँ पर एक रिंग को घुमा रहे हैं और जो रिंग और उंगली का कांटेक्ट वाला पॉइंट है वह इस छोटे वाले आर रेडियस के सर्कल पर घूम रहा है। हमारी रिंग की जो रेडियस है वह कैपिटल आर है। यहाँ पर आपको इस घूमती हुई रिंग की उंगली के द्वारा जब आप घुमा रहे होंगे तो इसका किसी एक पोजीशन का व्यू दिखाया गया है और इसी पोजीशन का यहाँ पर टॉप व्यू दिखाया गया है इस वाले फिगर पर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपसे यह पूछा गया कि जब हम उंगली से रिंग को घुमा रहे होंगे तो उस समय इस रिंग की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और दूसरा क्वेश्चन यह पूछा गया कि जिस भी एंगुलर स्पीड से हम अपनी उंगली को घुमा रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ओमेगा नॉट, तो इस ओमेगा नॉट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि जो रिंग है वह उंगली से नीचे ना गिरे। देखिए, आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। आप किसी रिंग को लीजिए और अपनी उंगली के द्वारा उसे घुमाने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि यदि आप अपनी उंगली के घुमाने की स्पीड कम करते जाएं तो एक समय पर जो रिंग है वह उंगली से नीचे गिर जाएगी। तो यही इस मिनिमम स्पीड की बात की गई है कि हम किस मिनिमम एंगुलर स्पीड से घुमाते रहें कि जो रिंग है वह उंगली से नीचे ना गिरे। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जहां हमें इस रिंग की टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। देखिए, इसके लिए मैं रिंग की कुछ पोजीशंस बनाया हूं। पहले पोजीशन में यदि मैं मान लूँ कि जो रिंग है कुछ इस तरह से है, जबकि हमारा रिंग और फिंगर का कांटेक्ट वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो जो रिंग होगी इस सर्कल के इस साइड होगी और जब यहाँ पर हमारा रिंग और फिंगर का कांटेक्ट वाला पॉइंट होगा तो जो रिंग होगी इस पूरे सर्किल के इस साइड होगी। हम यदि यहाँ पर मान लें कि कांटेक्ट पॉइंट जब यहाँ होगा तो रिंग कहाँ होगी, इस पूरे सर्किल की इस साइड होगी। आप कोई अन्य पोजीशन भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर यदि मैं कुछ क्षण के लिए इस रिंग को पूरा भरा हुआ मान लूँ, यानी कि एक डिस्क टाइप का मान लूँ, तो यहाँ पे इस पोजीशन से इस पोजीशन में चेंज होते समय एक चीज़ मैं देखूँगा कि इस डिस्क के अंदर का हर एक पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा सिवाय एक पॉइंट के, और वह पॉइंट होगा इस सर्कल का सेंटर। तो यहाँ से मैं एक चीज़ ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये जो रिंग है वह इस सेंटर इस वाले पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट किसी न किसी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही होगी। तो अब यहाँ पे मैंने एक अलग चित्र बना लिया है साफ साफ, जहाँ पे मैंने एक पोजीशन ले ली है और इस पोजीशन पर मैंने इस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इस रिंग को ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमता हुआ मान लिया है। अब देखिए, एक चीज़ उन्होंने बोली हुई है कि जो रिंग है इस छोटे वाले सर्किल के ऊपर बिना स्लिप किए हुए रोल कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सर्कल और इस रिंग का जो बिंदु कांटेक्ट में है आपस में, उन दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, तभी यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक, अब देखिए, हमसे कहा गया कि जो हमारी फिंगर है वह ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से घूम रही है, तो इस छोटे वाले सर्किल के इस वाले पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, ओमेगा नॉट इंटू आर होगी। अब देखिए, यहाँ पे इस रिंग का जो पॉइंट इस सर्किल के टच पे है उसकी स्पीड कितनी होगी। चूँकि रिंग है वह ओमेगा से घूमती हुई हमने माना है, तो इस वाले पॉइंट की जो कि रिंग का पॉइंट है जो कि इस सर्कल के टच में है उसकी स्पीड होगी ओमेगा इंटू आर। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ओमेगा आर बराबर होगा ओमेगा नॉट आर के, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होनी है। तो ये हमने कर लिया यहाँ बराबर। अब यहाँ से हमें मिला ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, यानी कि हम जिस एंगुलर स्पीड से अपनी उंगली को घुमा रहे हैं सेम उसी एंगुलर स्पीड से हमारी रिंग इस वाले पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घूमेगी। अब हमें निकालनी है इस घूमती हुई रिंग की काइनेटिक एनर्जी। तो हम किसी भी घूमते हुई बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला है वो जानते हैं, वह होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर।
और यहाँ पर जो आई होगा वह उसी एक्सिस के अबाउट होगा जिस एक्सिस के अबाउट हमारी बॉडी रोटेट कर रही है। तो बॉडी हमारी इस वाले पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो इसके अबाउट अगर हमें आई प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको आना चाहिए समांतर अक्षों की प्रमेय, जो कि आई निकालने का जो प्रमेय होती हैं दो, उनमें से एक प्रमेय होती है समांतर अक्षों की प्रमेय। तो आप उसी प्रमेय के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने निकाला है सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हो जाएगा mr² प्लस सेंटर से जितना दूरी होगी, देखिए इसके अबाउट घुमा रहे हैं तो इससे यहाँ से कितनी दूरी है इसकी r माइनस आर, क्योंकि टोटल तो कैपिटल आर है, ये छोटा आर है, तो एक बची r माइनस आर। तो यहाँ पे m इंटू आर माइनस आर का होल स्क्वायर एक और टर्म जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो i मिला इस वाले एक्सिस के अबाउट जो कि इस पॉइंट से पास करेगी वही मिला। अब हम इस i की वैल्यू यहाँ रख देंगे और ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली है ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख देंगे ओमेगा नॉट, और इन दोनों ही वैल्यू को यहाँ रखने पर जो k मिलेगा वह ये मिलेगा जो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, इन चारों ही ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं है। तो उस समय जब ये क्वेश्चन आया तो इसमें सही आंसर दिया ही नहीं गया था। ठीक, इसका सही आंसर होगा ये जो हमने निकाला है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं जहाँ हमें ओमेगा नॉट की मिनिमम वैल्यू बतानी है, जबकि जो रिंग है वह उंगली से नीचे ना गिरे। तो इसके लिए मैंने नीचे सॉल्व किया है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रिंग का FBD बनाना होगा। तो मैंने इसी पोजीशन के लिए जो कि हमने ऊपर ली है, इसी पोजीशन के लिए मैंने इस रिंग की FBD बनाकर रखी हुई है। देखिए यहाँ पे जो हमारा रिंग और फिंगर का कांटेक्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो रिंग जो है जो फिंगर है, मान लीजिए कि वो किसी नॉर्मल फोर्स N से इस समय इस रिंग को दबा रही होगी, तो एक फोर्स हमने इधर दिखा लिया नॉर्मल फोर्स। अब चूंकि जो रिंग है वो इस वाले पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, और वह सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन? यह नॉर्मल फोर्स। तो जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पर बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी m इंटू ए सेंट्रीपिटल, और ए सेंट्रीपिटल यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ए सेंट्रीपिटल की जो वैल्यू होती है वो होती है v²/r डैश, यहाँ पे मान लिया है क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू r पहले से दिया था तो मैंने यहाँ पे r डैश लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो ये होगी ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी, और सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चूँकि बॉडी इस वाले पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? जिस भी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है वो इनटू जितनी की यहाँ से डिस्टेंस हो, और डिस्टेंस होगी r माइनस आर, तो v बराबर होगा ओमेगा नॉट इंटू r माइनस आर। वही हम यहाँ पर रख देंगे, और रखने के बाद जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मिलेगी वही यह मिलेगी। अब देखिए चूँकि इस समय रिंग जस्ट गिरने वाली होगी, क्योंकि हमें ओमेगा नॉट की कम से कम वैल्यू प्राप्त करनी है, लेकिन गिराना नहीं है, वो गिरने वाली होगी लेकिन गिराना नहीं है। यानी कि अभी भी जो रिंग है वो साम्यावस्था में है, यानी कि रिंग को नीचे ले जाने वाले जो बल हैं उसको रिंग पे ऊपर लगने वाले बलों ने अभी भी बैलेंस कर रखा है। तो देखिए नीचे लगने वाला बल कौन सा होगा? इसका भार बल, जो कि इस कागज़ के तल के लंबवत होना चाहिए लेकिन नीचे की ओर, लेकिन लंबवत नीचे की ओर मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पर कागज़ में, तो इसको मैंने इस तरह से दिखा लिया है नीचे की ओर। और इसका विरोध करेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इस कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर लगना चाहिए, जिसको मैं कागज़ के तल के लंबवत के ऊपर लंबवत दिशा में ऊपर की ओर नहीं दिखा सकता, तो इसको मैंने इस तरह से दिखा लिया है। अब एफ एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एफ बराबर एम जी। अब चूँकि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है इस समय अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, जो कि इसको रिंग को नीचे गिरने की रोकने की क्षमता रखता है। इसके बाद अगर और यहाँ पे हम तेज़ी से घुमाएं तो यह रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन के जो वैल्यू होती है वह होती है मी इंटू नॉर्मल बल। तो यहाँ पे मी इंटू एन के बराबर इसको रख दिया गया, जो कि एम जी के बराबर होगा। ठीक, अब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है, यहाँ पर हमने रख लिया, और यहाँ से हमने सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, हाँ नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमने रख दिया, और सॉल्व करते हुए हमने ओमेगा मिनिमम ओमेगा नॉट की जो वैल्यू मिनिमम होगी वह प्राप्त कर लिया। आप याद रखिए
कि यहाँ पे ये जो ओमेगा नॉट की वैल्यू है यह मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लिया गया है वह मैक्सिमम लिया गया है। तो मैक्सिमम लिया गया है, इसलिए यह जो ओमेगा नॉट है वह मिनिमम वैल्यू है इस समय। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा हार्ड था, क्योंकि इसमें रोटेशन के बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपके। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पहले आप इसके बेसिक्स से जाके क्लियर करें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।